HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग लाल। ध्यान रखिए लाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन एनसीईआरटी के वो चैप्टर आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है इस संस्था की ओर से, जो आपके एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था, बायोमोलिक्यूल्स के वो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेज दी गई थी और ऑनलाइन क्लासेज में सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझाए गए थे, बताए गए। तो ध्यान दीजिएगा जितने भी हमारे प्यारे से स्टूडेंट्स हैं और जो भी हैं सभी लोग ध्यान देंगे, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके एक एक पॉइंट्स को मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके आप लोग पेपर कलम लेके बैठ जाइएगा। और जैसा कि बताया गया था पिछले लेक्चर में कि एक एक क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी के वो सभी प्रश्न आप लोगों तक पहुंचाए गए थे। एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना होता है कि लेक्चर को दूसरे तरीके से कहने, मतलब कि इंग्लिश मीडियम का भी, तो ये अभी मतलब कि समय कम है तो प्रयास यही करते हैं और अकेले सब कुछ करना होता है। प्रयास यही कि ये नए सेशन से मतलब कि जैसा ही हमारा मतलब कि ये नया सेशन स्टार्ट होगा तो उसमें हम लोग जो है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की सभी क्लासेज और उनको सिस्टमेटिक तरीके से उनके लेक्चर अपलोड अलग अलग किए जाएंगे। इंग्लिश मीडियम का अलग होगा, हिंदी मीडियम का अलग होगा, चैप्टर वाइज होगा, बेहतरीन तरीके से पहुँचाया जाएगा आप लोगों तक। क्योंकि इस संस्था का एक ही टारगेट रहता है कि आपके अंदर जो वीकनेस है पढ़ाई से रिलेटेड उसे दूर किया जाए। ये मैं पूरा प्रयास करता हूँ, आप लोग भी और इस पर पूरा ध्यान दीजिए। चलिए आइए देखते हैं, ध्यान देते हैं कि आज के लेक्चर से भी कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके जाओगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक का जब बात करते हैं तो ये छोटी सी बातें, मतलब कि ये चैप्टर बेहतरीन मार्क्स आपको देके जाता है। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स के कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप लोगों ने सुना था, देखा था, सुना है ना। तो अब आज के लेक्चर से डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, ये चैप्टर्स आपके लिए तो इंपॉर्टेंट सही है। लेकिन इस चैप्टर में ऐसे कौन से भी क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है, मतलब आज के लेक्चर उन सभी विद्यार्थियों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अब तक मीन्स डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक में कुछ भी नहीं पढ़ा है। यदि पढ़ा है ये, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पेपर कलम लेकर बैठ जाइए। ये लेक्चर स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा। यदि पढ़ा है तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन का जिक्र किया जाएगा। चलिए तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को जैसा कि पता होगा डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक के बारे में कुछ पता है, बताएंगे डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक क्या होते हैं। हाँ बताएंगे डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक के क्या होते हैं, मतलब कि इनको कहाँ पर रखा गया है, ये किस कहाँ पर रखे हैं, सेवेंथ, मतलब इसको कहाँ पर रखा गया है, कुछ और क्लियर करके बताओगे। ये जो इनको मतलब कि ये जो पैरोडी टेबल होती है, जो पैरोडी टेबल होती है उसी में तो इसको व्यवस्थित किया गया है। तो जो पैरोडी टेबल होती है तो पैरोडी टेबल में कितने ब्लॉक होते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एस ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक। हम लोग स्टेप बाय पहले छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि ये जो डी एंड ए ब्लॉक की बात करते हैं इनको कहाँ पर रखा गया है, ये पैरोडी टेबल में रखे गए हैं। और जब पैरोडी टेबल की बात करते हैं तो उसमें जो आपके आती है लॉन्ग फॉर्म पैरोडी टेबल, जिसको बोलते हैं दीर्घ आवर्त सारणी, या कहते हैं इसी को आधुनिक आवर्त सारणी। क्या कहते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी भी बोलते हैं। और जो आधुनिक आवर्त सारणी बोला जाता है इसे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आपसे कोई पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया था, आप बोल सकते हैं डिमित्री इवानोविच मेंडलीफ ने किया था। किसने किया था, डिमित्री इवानोविच मेंडलीफ ने किया था। और डिमित्री इवानोविच मेंडलीफ ने इस पैरोडी टेबल में सभी एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग रखा था। लेकिन कुछ समय के बाद एक साइंटिस्ट नए आए जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेनरी गैन जेफरिज मोजले बोलते हैं, हेनरी गैन जेफरिज मोजले बोलते। इन्होंने पैरोडी टेबल में सभी एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग नहीं, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग रखने की बात कही थी। जब यहाँ से एक क्वेश्चन निकल सकता है, क्या पहला क्वेश्चन, कि जो पैरोडी टेबल में जितने भी एलिमेंट्स रखे गए थे, मैं किसी एक ब्लॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहने मतलब मैं किसी डी ब्लॉक और ए ब्लॉक की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको सभी ब्लॉक की मैं बात बता रहा हूँ। कहने का मतलब एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक, मैं सभी ब्लॉक में प्रेजेंट एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में जब फिलहाल उस समय ब्लॉक के एलिमेंट्स की खोज नहीं हुई थी, है ना। लेकिन हाँ बहुत सारे पैरोडी टेबल में वैकेंट्स थे, कॉलम वहाँ पर खाली पड़े हुए थे। वहाँ पर क्यों, क्योंकि एलिमेंट्स की वहाँ पर खोज नहीं हुई थी, लेकिन भविष्यवाणी की गई थी कि यहाँ पर इस प्रकार के एलिमेंट्स रखे जा सकते हैं। लेकिन मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में किस आधार पर तत्वों को रखा था, प्रमाण क्रमांक के आधार पर रखा था। और इसका करेक्शन किसने किया था, हेनरी गैन जेफरिज मोजले ने किया था। उन्होंने कहा कि पैरोडी टेबल में जितने भी तत्व होते हैं उनको प्रमाण क्रमांक के अनुसार रखना चाहिए, प्रमाण भार के अनुसार नहीं रखना चाहिए। जब आपसे कोई पूछे कि एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो आप बोलेंगे डिमित्री इवानोविच मेंडलीफ ने दिया था। और जब आपसे कोई पूछे क्या
कि जो है एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो आप बोलेंगे हेनरी गैन जेफरिज मोजले ने दिया था। हाँ, इन्हीं को आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो। जब आप मेंडलीव की बात कर, मतलब कि डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव के बजाय आप DIV मेंडलीव बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो मेंडलीव, है ना। और जब बात आती है हेनरी गैन जेफरिज मोजले, तो आप इनको क्या बोल सकते हो, HGJ मोजले, या तो आप बोल सकते हो ओनली मोजले। क्लियर। आप शॉर्ट फॉर्म में मेंडलीव और मोजले भी बोल सकते हो, कोई गलत नहीं, ठीक। बस मेंडलीव लिखोगे, मेंडल नहीं बोलोगे, मेंडलीव बोलोगे मेंडल, क्योंकि आपके ग्रेगर जॉन मेंडल आपके बायो में है ना। आप मेंडल नहीं मेंडलीव बोलेंगे, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो बायो के हैं और ये आपके केमिस्ट्री के हैं ना। वो बात दूसरी आपस में फ्रेंड सर्किल थी उनकी, लेकिन रियल यही है। क्लियर। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, कुछ बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। तो ये जो डी ब्लॉक और जब ए ब्लॉक की बात करते हैं, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक की बात करते हैं, इनको भी पेरियोडिक टेबल में रखा गया है। और जब पेरियोडिक टेबल में आपसे कोई पूछेंगे इनकी पोजीशन क्या है, इनकी पोजीशन क्या है, तो ध्यान रखिएगा इनकी पोजीशन की जब बात करते हैं तो आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए, क्या, चलिए, कि पेरियोडिक टेबल में इनको कहाँ पर रखा गया है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि इनको देखिए, बातों को बड़ी शालीनता के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ सुनिएगा, समझिएगा और केवल ध्यान से सुनिए बस, है ना। अभी लास्ट में थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको, थोड़ी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देना जरूरी था, जिससे आपको पता चले कि लेक्चर में क्या चीज़, किससे रिलेटेड बात की जा रही है। उसके बाद अभी डायरेक्ट हम लोग चलेंगे इनके क्वेश्चन पर, क्वेश्चन किस प्रकार से बोर्ड पेपर में आने के चांसेज है ना। तो जब बात करते हैं तो इसमें के, तो ध्यान दीजिएगा, जब हम इस ब्लॉक की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर कंठस्थ कर लीजिएगा। क्या कंठस्थ करेंगे, ये जो जैसे ही आपसे कोई पूछे या क्वेश्चन आता है, क्या मैंने फिर से बोला, क्या, बड़ी शालीनता और बड़ी गंभीरता के साथ जितने पॉइंट्स आपको बताए जाएं सुनिए, समझिए। और सबसे बेहतरीन मार्क्स लाने का तरीका सिर्फ एक ही है, क्या, आप सभी सब्जेक्ट में लॉन्ग क्वेश्चन से पढ़िए, बाकी कुछ ना पढ़िए। लॉन्ग क्वेश्चन पढ़िए और हिंदी इंग्लिश को प्रयास करके बुक से पढ़ने का प्रयास कीजिए। और बुक से पढ़ के लॉन्ग क्वेश्चन से निबंध वगैरह ये सब, तो अगर उसमें से विधिवत पढ़ोगे तो ज़्यादा बेस्ट है, या अपने विवेकानुसार जैसा आपको सही लगे वैसा करो। लेकिन मेरी समझ से तो यही होना चाहिए, क्या, कि आप बुक से का सहारा लॉन्ग क्वेश्चन से ज़्यादा लो। लॉन्ग क्वेश्चन आप बुक से ही पढ़ो, क्योंकि अगर आप बुक से पढ़ के आते हो, जैसे कि आप 25 लाइन पढ़ोगे तो आपको उसमें 20 लाइन तो याद ही रहेगी, या 15 लाइन तो याद ही रहेगी, बाकी आप 10 भूल गए, कोई दिक्कत नहीं। सीरीज में शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, अगर 25 पेजेस हैं तो 25 पेजेस में से अगर उसमें से आप उसमें 15 लाइनें लिखी हैं, आप 10 भूल गए तो 5 ही तो याद हुई, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन कैसे हुआ, नहीं हुआ। प्रयास करो कि, और या तो एक कॉन्सेप्ट बना लो कि लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो और उसको अपनी भाषा शैली में समझाने का प्रयास करोगे तो बेहतर लिखने का प्रयास करोगे, ठीक है ना। इस बात को जरूर ध्यान रखना। मैंने पहले ही बताया था कि एक लेक्चर में ऐसा बनाऊंगा जिसमें कॉपी कैसे लिखी जाएगी और किस प्रकार से हम लोग वहाँ पर लिखावट अपनी शो करें, और किस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग एक लेक्चर इस पर बनाऊंगा। और वो लेक्चर बिना देखे आप लोग एग्जाम देने मत जाइएगा, इस चीज़ को ध्यान, वो लेक्चर आपको बढ़िया मार्क्स दिलाएगा। क्लियर। तो जैसा कि जब बात करते हैं, जब जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करे, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक को पेरियोडिक टेबल में कहाँ रखा गया, पहली चीज़ आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बन गया क्या, कि इनको पेरियोडिक टेबल में ही रखा गया है। लेकिन जब आपसे कोई पूछे कि पेरियोडिक टेबल में इनको कहाँ पर रखा गया है, तो पहली बात, ये जो आपका एस ब्लॉक होगा, और फिर क्या होगा, एस ब्लॉक के बाद डी ब्लॉक होगा, डी के बाद पी ब्लॉक होगा, और नीचे एफ ब्लॉक। तो ये जो एस ब्लॉक होगा, ध्यान दीजिएगा, ये एस ब्लॉक हो गया आपका। और उसके बाद कौन सा होगा आपका, सेंटर का कौन सा होगा, कौन सा होगा सेंटर में, ये आपका डी ब्लॉक, और फिर ये पी ब्लॉक और नीचे एफ ब्लॉक। क्लियर। हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक की बात कर रहे हैं, डी ब्लॉक एंड। और ये दोनों चैप्टर आपके एग्जाम्सन बोर्ड पेपर में बढ़िया मार्क्स देके जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, मतलब बेहतरीन मार्क्स आपको देके जाते हैं जब हम डी ब्लॉक की बात करते हैं, या हम बात करते हैं एफ ब्लॉक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हम डी ब्लॉक की बात करते हैं या एफ ब्लॉक की बात करते हैं। तो इनको जैसे कोई पूछे पेरियोडिक टेबल में कहाँ रखा गया, तो आप बताएंगे इनकी पोजीशन कहाँ है, एस और पी के बीच में। डी ब्लॉक को कहाँ पर रखा गया है, एस और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक को रखा गया है। जब आपसे पूछे एफ ब्लॉक को कहाँ पर रखा गया है, तो आप कहोगे डी ब्लॉक के नीचे 2 सीरीज में रखा गया है। कितनी सीरीज में रखा गया है, 2 सीरीज में, और हर एक सीरीज में कितने कितने एलिमेंट्स हैं, 14 टोटल एलिमेंट्स कितने जाएंगे, 28। क्लियर, याद रखिएगा। एक श्रेणी में कितने होंगे, एक कतार में कितने होंगे, 14 होंगे, और 2 होंगे तो टोटल
है ना। तो ये आपको ये चीज़ पता चल गया कि जो मतलब कि पेरियोडिक टेबल में इन दोनों ब्लॉक को कहाँ पर रखा गया है, एक को डी ब्लॉक को एस और पी के बीच में रखा गया है, और जो एफ ब्लॉक है उसको डी के नीचे रखा गया है। ये इनकी पोजीशन है। क्लियर। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नॉर्मल सी कि जो है एटॉमिक नंबर क्या है किसी, तो एटॉमिक नंबर एक जाहिर सी बात है क्या है कि पेरियोडिक टेबल में उस एलिमेंट की पोजीशन, दैट इज एटॉमिक नंबर, है ना। हम पोजीशन बोलते हैं, जैसे कि आपसे पूछें कि हाइड्रोजन हो गया और फिर लिथियम हो गया, और लिथियम या हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया और फिर सोडियम हो गया। हाइड्रोजन कितना होता है 1, लिथियम का कितना हो गया 3, सोडियम का कितना 11। अब ये जैसे आपसे कोई पूछे क्या कि लिथियम का एटॉमिक नंबर ये 3, मतलब आप बोल सकते हो पेरियोडिक टेबल में इनको पोजीशन नंबर 3 पे रखा गया है, इसलिए दैट इज इनकी पोजीशन नंबर, मतलब कि एटॉमिक नंबर दैट इज पोजीशन नंबर। क्लियर। मतलब इनको आवर्त सारणी में इस स्थान पे रखा गया है, इसलिए इनका एटॉमिक नंबर ये बता दिया गया है। क्लियर। ये बातें समझ में आ गई। चलिए आइए ध्यान देते हैं इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोग उस पर ध्यान देंगे। चलिए पढ़ के जाइएगा, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, सबसे बेहतरीन पॉइंट्स इसमें लेके जाएंगे आपको क्या कि जब बात करते हैं आवर्त सारणी में डी तथा एफ ब्लॉक तत्वों की स्थिति जान पाएंगे। अभी स्थिति आपको बताएगी, पोजीशन बताएगी, क्या बताएगी, इनको एस और पी के बीच में और एफ को डी के नीचे कतार में रखा गया। 2 कतार में होते हैं, 2 श्रेणियां होती हैं, और मतलब एक लेंथेनाइट दूसरे को एक्टेनाइट श्रेणी बोलते हैं। क्लियर। चलिए आइए अगला पॉइंट क्या है, संक्रमण। अब थोड़ा बात ये भी जान लो, ये जो डी ब्लॉक होता है आपका और अगला जो होता है एफ ब्लॉक। एक बात कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकल के आ जाता है आप लोगों के एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में कि जो डी ब्लॉक होता है, ये जो डी ब्लॉक होता है, इन्हें इसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो इसमें एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या संक्रमण धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रमण धातु कहते हैं। और संक्रमक नहीं बोलते, संक्रमण धातु बोलते हैं ना, ध्यान रखना, है ना। तो ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गया। जब बात करते हैं अगला जो ब्लॉक है जिसके बारे में हम लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या, एफ ब्लॉक। जब आपसे कोई पूछे कि डी ब्लॉक में प्रेजेंट एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो एफ ब्लॉक में प्रेजेंट एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आंतरिक संक्रमण धातु, आंतरिक संक्रमण धातु। चलिए एक स्वाभाविक सी बात है, जैसा क्वेश्चन बना कि डी ब्लॉक में प्रेजेंट्स ऑल एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो एफ ब्लॉक में प्रेजेंट्स एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन मतलब ये किसी का पार्ट्स है। एफ ब्लॉक को रखना चाहिए, ये डी ब्लॉक से, ये जो लेंथेनाइट एक्टेनाइट है ये डी ब्लॉक से निकला है, इसलिए वो ट्रांजिशन हो गया, और ये इनर ट्रांजिशन। बड़ी सरलता भाव से, बड़ी शालीनता से सुनोगे, समझोगे तो बहुत बेहतरीन आज के लेक्चर से बढ़िया नंबर लेके जाओगे। क्लियर। चलिए ये पॉइंट समझ में आ गया। फिर देखिए वही बातें देखो लिखिए, संक्रमण, डी ब्लॉक क्या है, संक्रमण, तथा आंतरिक संक्रमण कौन सा है, एफ ब्लॉक। अभी यही तो बात आपको समझाएगी कि डी ब्लॉक में प्रेजेंट्स एलिमेंट्स दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक में प्रेजेंट्स एलिमेंट्स दैट इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको बोलते हैं। ये बातें समझ में आ गई आपको। आज का लेक्चर बहुत बेहतरीन है। फिर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जान सकेंगे। चलिए आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं इस बोर्ड में हम उसका जिक्र करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत चैप्टर के बारे में जानना जरूरी है ना, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो ऑनलाइन की बात करें, ऑफलाइन की, जिन्होंने इसके बारे में अब तक कुछ सुना ही नहीं होगा, कुछ पढ़ा ही नहीं होगा। तो इसलिए क्वेश्चन का जिक्र तो करेंगे ही करेंगे जो बोर्ड पेपर में आना है, और आज का लेक्चर आपके बोर्ड पेपर में बढ़िया क्वेश्चन देके जाएगा। शालीनता के साथ मैं कभी भी एनी टाइम में बोल सकता हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप करके कंटिन्यूस देखिएगा, लेक्चर को पढ़ा के मत देखिएगा। न जाने आप जितने मिनट या जितने सेकंड का लेक्चर मीन्स से आप स्किप करते हो या आप वीडियो को आगे बढ़ा के देखते हो, लेक्चर बढ़ा के, उसी में वो बात मैं बोल जाऊँ इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखिएगा, लेक्चर इंपॉर्टेंट है, शालीनता गंभीरता के साथ पढ़िएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या, इलेक्ट्रोड विभव के संदर्भ में विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के तुलनात्मक स्थायित्व के महत्व को समझ सकेंगे, है ना। फिर अगला क्या है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मैं अभी फिलहाल जिक्र नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना यहाँ पर बताऊंगा यहाँ पर किस प्रकार से कैसे क्या मीन्स क्वेश्चंस निकल सकते हैं, क्या क्या पढ़ना है। क्लियर। K2Cr2O7 तथा KMnO4 जैसे महत्वपूर्ण यौगिक के विरचन गुणों के संरचनात्मक है ना तथा उनके उपयोग का वर्णन। बहुत ही
इम्पॉर्टेंट, हाँ यहाँ इंडेक्स हम लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन एक बात इंडेक्स बताते समय मैं यहाँ पर ज़रूर बोलूँगा, क्या बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड पेपर में हर साल आता है, इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है अभी लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा आगे चल के। क्लियर? चलिए अच्छा, अगला क्या है, ध्यान देते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया सब लोगों को? हाँ चलिए आइए ध्यान देते हैं अगले पॉइंट पे। ये इंडेक्स है, ये आपको ये बता रहा है कि ये लेक्चर में अभी ये बातें चल रही हैं कि इस चैप्टर में कितनी बेहतरीन चीज़ें रखी हुई हैं और कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सभी आगे एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन बताएगा आपको, ठीक। मतलब फिर अगला क्या है, ये तो आप लोग, हाँ मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। क्लियर? अगला क्या है, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण तथा इनमें क्षैतिज प्रवृत्ति व वर्ग की सामान्य प्रवृत्ति के बारे में समझ सकेंगे। ये विधिवत इनके बारे में समझेंगे, ब्लॉक को किस कॉलम में किस तरीके से व्यवस्थित किया गया है, उनको कहते क्या है, सारी चीज़ पढ़ेंगे। एफ ब्लॉक के संबंध में भी वही सारी बातें बताएंगे। एफ ब्लॉक के तत्वों के गुणों का वर्णन कर सकेंगे तथा लेंथेनाइट, वही बात आ गई अभी बताया गया था, क्या लेंथेनाइट और एक्टेनाइट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था एवं रासायनिक के व्यवहार का तुलनात्मक परिकलन कर सकेंगे। अभी बताया गया था कि एफ ब्लॉक में दो सीरीजें होती हैं, एक आपका लेंथेनाइट होता है, दूसरा क्या होता है, एक्टेनाइट होता है। अभी बातों बातों में देखो जिक्र हुआ था वहाँ पे, और ये पॉइंट्स हम लोग इसका स्टडी करेंगे। चलिए अच्छा, आगे की तरफ ध्यान देते हैं, अगले पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं कि क्या चीज़, सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर लिखी हुई हैं। आप लोग अगर आप लोगों के पास अगर सीरीज नहीं है, नोट्स नहीं, मतलब नोट्स नहीं बनी हुई है, बुक्स नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सारी चीज़ें डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में सारी बातें लिखी हुई हैं। अगर मैं एक एक लाइन यहाँ पर बताऊँगा तो लेक्चर बहुत बड़ा बन जाएगा। हम सिर्फ लेक्चर में निचोड़ आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आप चाहो तो ये सारी चीज़ें आंतरिक संक्रमण धातुएं किस सीरीज से कहाँ तक होती हैं, सारी बातें देखिए यहाँ पर लिखी हुई हैं। आप इनको यहाँ पर क्या कर सकते हो, नोट कर लीजिएगा। मतलब ये सारे संक्रमण धातुएं क्या होती हैं, इनको कहाँ से कैसे व्यवस्थित किया गया है, ये इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। चलिए अच्छा, तो क्योंकि हम इस चैप्टर में सिर्फ वही चीज़ मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं जो आपके एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में आने के चांसेस 100% बने हुए हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले वहां तक का जो सफ़र है, मतलब वहां तक के सफ़र के बीच में जो कुछ बातें हैं वो जानना हम लोगों को ज़रूरी है ना। डायरेक्टली हम आपको भी क्वेश्चन सीट पर लेके चलेंगे तो आप लोग कहोगे बाउंस करेगी वो चीज़ें, हो सकता है ना समझ में आए, ना विधिवत वो चीज़ क्लियर हो। तो इसलिए पहले कुछ बातें, छोटी छोटी बातें हैं चैप्टर की, वो आपको जानना जरूरी है। हाँ, अगर आपके पास, मैंने पहले भी बोला अभी फिर बोल रहा हूँ, आपके पास नोट्स नहीं है, सीरीज नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट इसका लेके आप यहाँ से पढ़ सकते हो। जैसा कि आंतरिक संक्रमण धातु क्या होती है, संक्रमण धातु, संक्रमण और आंतरिक संक्रमण क्या होते हैं, एक्टेनाइट क्या होते हैं, सभी का देखिए यहाँ पर लिखा गया, लेंथेनाइट क्या होते हैं, सारी चीज़ आप पढ़ सकते हो यहाँ से। क्लियर? चलिए अच्छा, आगे की तरफ चलते हैं, ध्यान देते हैं। फिर अगला पॉइंट्स क्या है, हाँ, और बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा। आवर्त सारणी में स्थिति, अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ जिक्र नहीं करूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें ही मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है, इस चैप्टर का निचोड़ आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा जो आपके एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में आने के चांसेस 100% बने हुए हैं। क्लियर? चलिए आइए ध्यान देते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी जिक्र किया गया था एस ब्लॉक के, मतलब कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में एक ब्लॉक प्रेजेंट होता है। मैं आपसे एक ओरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग बताएंगे अगर आप लोग मेरी बातों पर ध्यान दिए होंगे। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ए ब्लॉक को, ये जो डी ब्लॉक होता है, इसको किन दो ब्लॉक के बीच में रखा गया है, कितने ब्लॉक के बीच में रखा गया है, 2 ब्लॉक के बीच में रखा गया है। अच्छा, जैसे मैं पूछूं कि वो ब्लॉक के नाम बताएं तो आप क्या बताएंगे, किस में रखा गया है, एक एस ब्लॉक और दूसरा पी ब्लॉक। एस ब्लॉक पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक। यदि मैं पूछूं कि ये जो आपका ए ब्लॉक है, एफ ब्लॉक को किस ब्लॉक के नीचे रखा गया है, है ना। जैसे मैं, ये ओरल क्वेश्चन है, आप जो 2 क्वेश्चन ऐसे बनाना सीखो, जब आपको के पास नॉलेज हो जाएगा तो आप खुद ही बनाना सीखोगे। क्लियर? इसीलिए मैंने कहा था कि आप किसी पॉइंट को विधिवत समझो, उसके बारे में बेहतर लिख के आना है, ठीक है। फिर जैसे मैं पूछूँ कि ये जो ए ब्लॉक होता है, ए ब्लॉक में कितनी कतारें होती है, कितनी सीरीज होती है, 2 सीरीज होती है। अच्छा, ये जो 2 सीरीज होती है, जो फर्स्ट सीरीज का नाम क्या है, लेंथ। अच्छा, दूसरी सीरीज का नाम क्या है, ओरल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। तो लेकिन जैसे बात करते हैं कि डी ब्लॉक के बारे में, तो यहाँ ज़्यादा कुछ पढ़ोगे तो काफ़ी टाइम जाएगा। हाँ, आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन आएगा मैं वो आपको बताऊँगा। हाँ,
इनके यहाँ से इस आवर्त सारणी में इनकी स्थिति, मतलब जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक को तो बोलते क्या, ये आप लोगों को पता चल गया क्या बोलते हैं भाई, ये संक्रमण धातुएं होती हैं, मतलब कि ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। और सभी को पता है कि पेरियोड में मेटल की संख्या मैक्सिमम होती है, मेटल की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए जब मेटल की संख्या इनकी ज़्यादा होती है तो स्वाभाविक सी बात है क्या है कि ये इसको क्या बोलेंगे, ये देखिए है संक्रमण धातु। और संक्रमण धातु क्यों बोलते हैं, इसके पीछे का भी रीजन है, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। चलिए अच्छा ध्यान देते हैं, आवर्त सारणी में इनकी स्थिति, किसकी स्थिति जानना है आपको, संक्रमण धातु। जैसे ही संक्रमण धातु बोलूं तो समझ जाना किसका जिक्र किया मैंने, डी ब्लॉक का मैंने जिक्र किया। क्लियर। तो आवर्त सारणी का बड़ा मध्य भाग डी, वही बात आई मध्य भाग है, मतलब मध्य भाग मतलब ये एस और पी के बीच में प्रेजेंट है, तो बोलेंगे क्या मध्य भाग, है ना। क्या होता है, घेरा होता है, मतलब कि बीच में होता है। क्लियर। अब इसमें एक एक लाइन में आपको बताऊंगा, काफ़ी समझ आएगा, लेकिन थोड़ा इन्फॉर्मेशन, थोड़ी बातें मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। फिर क्या है, जिसके दोनों और कौन सा है, एस और पी ब्लॉक स्थित है। अभी वही बातें मैंने बताया था, यही बातें तो आपको समझाई गई थी, नहीं बताई गई थी, है ना। फिर क्या है, इसके इनके परमाणुओं में क्या होता है, मतलब कि डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन्स होता है वो किस में जाएगा, डी में एंटर करेगा, है ना, डी में एंटर करेगा। तथा इस प्रकार संक्रमण धातुओं के 4 पंक्तियों में अर्थात से 3D 4D 5D 6D प्राप्त होती है। संक्रमण तत्वों की यह श्रेणियाँ, है ना, आगे चल के दिखाई गई हैं, अभी हम लोग उसमें देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल ये छोटी छोटी बातें, सामान्य रूप से इन तत्वों के बाह्य कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो, हाँ ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, बड़ा प्यारा पॉइंट है। क्लियर। मतलब ये बातें आप एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में नहीं लिखेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है, ये छोटी छोटी बातें ही, ये इंट्रोडक्शन में आपको लिखना पड़ेगा, है ना। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ये बातें इंट्रोडक्शन में लिखी जाती हैं। क्लियर। हाँ फिर क्या है, जैसे कोई पूछे कि डी ब्लॉक क्या, कि सामान्य रूप से इन तत्वों के बाह्य कक्षकों का आउटर मोस्ट शेल का क्या होगा, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ये आप ये पॉइंट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। n-1 आंतरिक डी कक्षकों को इंगित करता है ना, जिनमें 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तथा वाहितम ns, n कोई भी, n क्या है, n जो है सेल नंबर को शो करता है, किसको शो करेगा, ये सेल नंबर को। सेल नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है ना। 7 के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि पीरियड्स नंबर दैट इज सेल नंबर। जितनी आवर्तों की संख्या उतनी कक्षकों की संख्या, उतनी कक्षों की, हमारी कक्षाओं की संख्या, ऊर्जाओं की संख्या, मतलब कि ऊर्जा स्तर जो बोलते हैं, है ना, तो ध्यान रखिएगा। और जो ऊर्जा स्तर क्या बोलते हैं, जिसको आप लोग पढ़े होंगे छोटे पर, के एलिमेंट करके पढ़ा होगा, है ना, याद रखिएगा। क्लियर। मतलब कि राजा से रानी तक कक्षाएं होती, टोटल 7 कक्षाएं होती, याद करने के लिए। क्लियर। चलिए आगे की तरफ। NS कक्षकों में 1 अथवा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 अथवा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, परंतु n-1d तथा NS कक्षकों की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर के कारण इससे क्या है, सामान्य नियम के अनेक अपवाद होते हैं। कई सारे इसके एक्सेप्शन भी हैं, अपवाद भी हैं, अपवाद से क्वेश्चन भी निकलते हैं, वो भी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लीजिएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। लेकिन हाँ, क्योंकि आज का लेक्चर इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर से, ये हम लोग जानेंगे। क्लियर। चलिए आगे के पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं। ये देखिए, ये सारी दी गई है ना, अभी देखिए सारे पॉइंट्स इसमें जिक्र किए गए। श्रेणी अगर आपके पास सीरीज है, नोट्स है तो ठीक है, नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर सारी बातें समझ सकते हो, आप इनका देख लीजिएगा सारी चीज़। क्लियर। श्रेणियों के जिक्र किया गया है। चलिए हाँ, यहाँ से क्वेश्चन देखिए किस टाइप का, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर, बढ़िया क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप किस आधार पर यह कह सकते हैं कि स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व है परंतु जिंक नहीं है। बोर्ड पेपर में क्वेश्चन ऐसे आते हैं। फिर से सुनिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या आप किस आधार पर कह सकते हैं कि जो स्कैंडियम है, एटॉमिक नंबर 21, स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व है लेकिन जिंक नहीं है, क्यों। क्लियर। क्वेश्चन ऐसे आएगा बोर्ड पेपर में। कितने नंबर का क्वेश्चन है ये, 2 नंबर का। पढ़ के जाइएगा, नोट करके जाइएगा, ठीक है ना।
मतलब स्कैंडियम की मूल अवस्था में 3D कक्षकों का अपूर्ण 3D1 होने के कारण इसे संक्रमण तत्व माना जाता है, जबकि जिंक परमाणु में मूल अवस्था तथा ऑक्सीकरण अवस्था दोनों में ही इसका 3D कक्षक क्या होता है, पूर्ण भरित 3D10 होता है, अतः इसे संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता। आंसर फिलहाल दिया गया है, कभी इसको मैक्स 1 नंबर से 2 नंबर में पूछा जा सकता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में पूर्ण भरित 3D कक्षक 4D10 है, 4D10 है। आप कैसे कह सकते हैं कि यह एक संक्रमण तत्व है। अब आपको पता चला कि संक्रमण तत्व से, संक्रमण मतलब डी ब्लॉक से क्वेश्चन कैसे निकलते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आएंगे, आप छोड़ के नहीं आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए अच्छा, और अब जब हम अगले पॉइंट्स पर, ये सारे क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा, ये भी आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए अगले पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज से सारी चीज़ें दी गई हैं, हम आपको आंसर सीट पे लेके चलते हैं, मतलब क्वेश्चन सीट पर उसके। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, डी ब्लॉक के बारे में घर पर पढ़ा होगा, आपके स्कूलों में पढ़ाया गया होगा, मीन्स समझाया गया होगा, आप लोगों ने नोट किया होगा, है ना, मिस से। तो ध्यान रखिएगा, ये वहाँ से ही क्वेश्चन इस टाइप के हैं, इनको ध्यान रखिएगा। संक्रमण तत्व कण, है ना, कण एंथैल्पी के उच्च मान क्यों दर्शाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन डी ब्लॉक से निकलते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, इतना ध्यान रखिएगा। हाँ, श्रेणी स्कैंडियम से Zn में जिंक की कण एंथैल्पी का मान सबसे कम होता है, अर्थात है ना 126 किलो जूल मोल इनवर्स। ध्यान रखिए, क्यों इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, चीज़ को ध्यान रखिएगा। हाँ, आपके जो इम्पॉर्टेंट से क्वेश्चंस हैं, जो लॉन्ग, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट्स हैं, हम वो क्वेश्चंस आप लोगों तक पहुँचाएंगे। कहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है, अभी आपको बताया गया था, KMNO4 वाले क्वेश्चन ज़्यादा निकल सकते हैं वहाँ पर, है ना, वहाँ से KMNO4 वाले क्वेश्चन ज़्यादा निकलते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जैसा कि देखिए, इसमें का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन से यहाँ पर ले सकते हो, क्या है कि संक्रमण तत्वों की 3D श्रेणी का कौन सा तत्व बड़ी संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है, और मतलब दर्शाता है तो उसके पीछे का रीजन क्या है आपको लिखना है। ये आपका कितने नंबर का क्वेश्चन जा सकता है, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये क्लियर। क्वेश्चन बोर्ड पेपर में सेम ऐसे आएगा, डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा। संक्रमण तत्वों की 3D श्रेणी का कौन सा तत्व बड़ी संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है एवं ऐसा होता है तो क्यों, है ना, उसके बारे में लिखना है। क्लियर, नोट कर लीजिएगा सभी लोग, बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए आगे की तरफ, चैप्टर के बारे में सब कुछ पढ़ा है, बस आपको जानना है कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसका जिक्र करेंगे। ध्यान रखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन। घर पर पढ़ाई सब लोग बढ़िया चल रही है, क्यों भैया, आप लोग की पढ़ाई बढ़िया चल रही है घर पर? कितनी देर पढ़ते हो घर पर सब लोग? वेरिएबल तत्व क्या होते बताएंगे? क्लियर दिख रहा है यहाँ पे? हाँ, अब वे क्वेश्चन जो बोर्ड पेपर में इस चैप्टर से आ सकते हैं, सिर्फ इतना ही जान लो, इतना पढ़ के आप जाइएगा, इस चैप्टर से बाहर से कहीं और कुछ पढ़ के मत जाइएगा। हाँ, क्वेश्चन किस टाइप का आता है, सबसे पहली चीज़ अपने माइंड में सेट कर लो, क्या निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो जब निम्नलिखित के आपको क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे क्या है, तो ये सारे क्रोमियम 3+ है ना, और ये सभी के जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ज़्यादा सीरियस इस पर नहीं होना है, जिस पर सीरियस होना है मैं बताऊंगा अगले। फिर क्या है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकृत होने के संदर्भ में Mn2+ के यौगिक Fe2+ के यौगिक की तुलना में अधिक स्थायी क्यों है?
क्वेश्चन इस टाइप के आ सकते हैं 1 से 2 नंबर का। मतलब इस चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चंस निकल के आते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा जो इस बार बोर्ड पेपर में आ सकता है ये चीज़ जानो आप। क्लियर? क्योंकि आज के लेक्चर में सिर्फ हम यही चीज़ जानना चाहेंगे वन शॉट वीडियो के फॉर्म में, क्या कि इस डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक से क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए यूपी बोर्ड में। क्लियर? फिर अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं छोड़िए। प्रथम संक्रमण, हाँ इंपॉर्टेंट है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस सीमा तक आक्सीकरण अवस्थाओं को निर्धारित करते हैं, है ना। उत्तर को उदाहरण देते हुए आपको स्पष्ट करना है। इस ब्लॉक मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, 2 से 5 नंबर का क्वेश्चन से आपको दे सकता है। मतलब प्रयास करेंगे, आप लॉन्ग को शॉर्ट में कर दोगे वही आपका कम नंबर का हो जाएगा। क्लियर? एक बात को मैं ज़रूर बताऊंगा लेक्चर में कि उस जिस पर लेक्चर बनेगा, जिस पर ये जिक्र किया जाएगा कि जो है किस टाइप के किस क्वेश्चन को कितने पेजेस में लिखना चाहिए। जो छोटी छोटी अगर बातें आप समझ जाओगे तो बढ़िया करके आओगे। क्लियर? फिर अगला क्या है, प्रथम संक्रमण श्रेणी के आक्सो, है ना, धातु ऋणायनों का नाम लिखिए और जिसमें धातु संक्रमण की वर्ग की संख्या के बराबर आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। लेंथेनाइट क्वेश्चन से भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा। संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण क्या हैं और इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पढ़ के जाइएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, मीन्स हर चैप्टर के उन्हीं क्वेश्चन को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं जो आपके बोर्ड पेपर में पूछे अक्सर जाते हैं। क्लियर? आगे की तरफ जब बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स पर, हाँ इस टाइप के क्वेश्चन भी बोर्ड पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। आप लोगों ने अनुसार देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। क्या? कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए। कारण देते हुए क्या करना है, आपको स्पष्ट करना है। क्या? संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनचुंबकीय हैं। फिर से सुन लीजिए इस बात को, बोर्ड पेपर का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिलेक्टेड है, पढ़ के जाइएगा। मतलब आप डी ब्लॉक ए ब्लॉक आपके स्कूलों में पढ़ाया गया, समझाया गया, अच्छी बात है, लेकिन इस समय ज़रूरत है कि लेक्चर में कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से आता है चैप्टर से और कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस समय सबसे मेन पॉइंट्स यही है कि डी ब्लॉक एफ ब्लॉक या जितने भी चैप्टर हैं वहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से निकल के आएगा, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का और किस प्रकार से आएगा, ये चीज़ जानना इसमें बहुत ज़रूरी है। क्लियर? इसी चीज़ का मंथन करो। जैसा कि कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए, संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनचुंबकीय हैं, तो क्यों आपको लिखना पड़ेगा इसके बारे में। फिर क्या है, 5 नंबर के आसपास का क्वेश्चन है। फिर क्या है, संक्रमण धातु की, है ना, फिर क्या है, संक्रमण धातु समानता। फिर ये अभी तो कोई बात आई थी, कलर आयन, है ना, संक्रमण धातुएं तथा इनके यौगिक, ये सारे पॉइंट्स आप इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे क्वेश्चन पर, अगले पॉइंट पर ध्यान देते हैं। इस क्वेश्चन सेट में कौन सा क्वेश्चन जो बोर्ड पेपर में आ सकता है, सिर्फ मैं उसी का जिक्र कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन पर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अच्छा आगे की तरफ अगले पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं। हाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसा कि ये देखिए अभी मैंने पहले ही बताया था, क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है, समझिएगा ध्यान से, जितना बताया जा रहा है उतना कंठस्थ कर लीजिएगा। छोटा सा प्रयास है, बढ़िया प्रयास है, ध्यान रखिएगा क्या कि किस आपके बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आ सकें, इसके लिए हम लोग किस प्रकार से कैसे क्या पढ़ेंगे, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीकरण क्रिया का उल्लेख कीजिए तथा निम्नलिखित के साथ आयनिक समीकरण लिखिए। इंपॉर्टेंस है, पढ़ के जाइएगा। पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने की विधि, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जाइएगा। अब तक आपने डी ब्लॉक में, यदि मैं आपसे पूछूं, यदि मैं आपसे कहूं कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो हम यही कहेंगे सबसे बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पोटेशियम परमैंगनेट को की बनाने की, मतलब इस कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर आपके बोर्ड पेपर में पूछे बहुत जाते हैं। पढ़ के जाइएगा, समझ के जाइएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, छोड़ के मत आइएगा बोर्ड पेपर में, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हम उन्हीं क्वेश्चन को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके बोर्ड पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में कौन से आयन जलीय विलयन नहीं में रंगीन होंगे, आप इस टाइप के सारे पॉइंट्स आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है। आप कहीं से मिल जाए क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, ये यूपी बोर्ड के सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिएगा। प्रथम संक्रमण श्रेणी के धातुओं की +2 ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व की तुलना कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है,
निम्नलिखित के संदर्भ में लैंथेनाइड और एक्टेनाइड के रसायन की तुलना कीजिए। किस प्रकार से तुलना करोगे? उनकी तुलना आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बेस पे करोगे। किसके बेस? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बेस पे करोगे, उनकी ऑक्सीकरण अवस्था के बेस पर करोगे, है ना, रासायनिक अभिक्रियाशीलता के बेस पे करोगे, उनके रिएक्टिविटी के बारे में बताओगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेशन के बारे में बताओगे, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताओगे कि ये जो आपके लैंथेनाइड और एक्टेनाइड में जो केमिकल डिफरेंशियल हैं उनको आप इनके इंट्रोडक्शन के इन सारे पॉइंट्स के बेस पर आप लोग डिफरेंशियल दोगे, मतलब डिफाइन करोगे। क्लियर? चलिए अच्छा, अगला पॉइंट्स क्या है? हाँ, बेहतरीन क्वेश्चन है। डी ब्लॉक और ए ब्लॉक में इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा, सिर्फ इतना ही पढ़ के जाइएगा जितने आपके क्वेश्चन सीट आपको बताए जा रहे हैं। क्या है? निम्नलिखित को बनाने के लिए विभिन्न पदों का उल्लेख कीजिए। पहले ही बताया गया था अभी आपको, क्रोमाइट एस के K2Cr2O7। फिर क्या है? पायरोलिसाइट से KMnO4। इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर मैंने बोल दिया क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा इसके, है ना। मिश्र धातु क्या है? लेंथेनाइट धातुओं से युक्त एवं प्रमुख मिश्र, है ना, मिश्रात का उल्लेख कीजिए और उनके क्या करना है? उनकी उपयोगिता बतानी है, उनके कुछ लक्षण बताने हैं। फिर अगला क्वेश्चन, एक्टेनाइट तथा एक्टेनाइट तत्वों का रासायनिक, है ना, ये क्वेश्चन लेंथेनाइट एक्टेनाइट ऑक्सीकरण छोड़िए, हटाइए। अगला क्वेश्चन, एक्टेनाइट श्रेणी का आंतरिक, ये भी इंपॉर्टेंट, छोड़िए। अगला क्वेश्चन, हुंड नियम के आधार पर, हाँ क्वेश्चन आ सकता है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन यदि आ सकता है। हुंड के नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, हुंड का नियम फर्स्ट ईयर में, है ना, तो इंपॉर्टेंट है, इतना नहीं है, लेकिन हुंड का नियम वगैरह हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स को सेल के ऑर्बिटल्स में कैसे फिल किया जाता है। सभी को पता है इलेक्ट्रॉन पहले एक सभी ऑर्बिटल्स के किसमें, सभी सेल के ऑर्बिटल्स में क्या एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए जाते हैं। जब सभी ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं तब उनका युग्मन प्रारंभ होता है, और जब युग्मन प्रारंभ होता है हुंड के नियम में ही तो बताया गया है। जब आप छोटी छोटी बातें उसमें पढ़ोगे तो आप बुक से पढ़ते हो तो आप पसीना पसीना तर हो जाते हो। मतलब आप जैसे आप बाउ का रूल्स पढ़ रहे हो तो आप बाउ रूल्स में सिर्फ इतना बताया गया, पहले हर एक के सबसेल के ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन पहुंचा दो, सेल के सबसेल के ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पहुंचा दो, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए, फिर उनका युग्मन प्रारंभ करो, फिर डबल इलेक्ट्रॉन करो, है ना। और आप बाउ का नियम क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करने की प्रक्रिया, दैट इज आप बाउ रूल्स। इसको जर्मन भाषा में, है ना, रचना या निर्माण करना बोलते हैं आप बाउ, है ना। आप बाउ भाषा जो है जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है रचना या निर्माण करना, ये तो बताया गया है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप ऐसे पढ़ सकते हो। क्लियर? तो क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, बोर्ड पेपर के लिए अगला क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है? सबसे बेहतरीन, ध्यान रखिएगा इसमें, प्रथम श्रेणी के संक्रमण धातु, अभी आपको बताया गया था वहाँ पर सिल्वर +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है जिसमें उसके 4D कक्षक अपूर्ण भरे होते हैं, अतः यह संक्रमण तत्व है। उसके आंसर बताया गया था, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है। ये सारी चीज़ें हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप समझ सकते हो पिछला। क्लियर? तो इसमें एक क्वेश्चन जाते जाते लेते जाओ बोर्ड पेपर का, एक क्वेश्चन आप बोर्ड पेपर का लेते जाओ, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या? प्रथम संक्रमण श्रेणी जो आपका संक्रमण धातुएं होंगी उनके बारे में क्वेश्चंस। फिर क्या है? तत्व भारी संक्रमण तत्वों के उनके गुणों से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, टिप्पणी कीजिए, है ना। फिर क्या है? निम्नलिखित संकुल स्पेसीज के चुंबकीय आघूर्णों के नाम से आप क्या निष्कर्ष निकालोगे? ये सारी बातें आपको लिखनी होगी। क्लियर? तो आज के लेक्चर में डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के वे क्वेश्चन आप लोगों तक पहुँचाए गए जो आपके एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में 2025 के यूपी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। और सीबीएसई बोर्ड कल से एग्ज़ाम उनका सिलसिला, मतलब कि 12th के सिलसिला स्टार्ट हो चुके हैं। फिजिकल एजुकेशन का टेस्ट मीन्स कल से एग्ज़ाम उनका होना है। तो बोर्ड का भी डेट मीन्स से समय करीब आ गया है। तो सीबीएसई बोर्ड वालों का कल से मीन्स से फिजिकल एजुकेशन के साथ शुरुआत करेंगे। आप लोग हिंदी से किससे शुरुआत करोगे? तो बेहतरीन तरीके से ध्यान रखिएगा, ये आपके आज के लेक्चर डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक से सिलेक्टेड क्वेश्चन थे जो आप लोगों को संस्था के माध्यम से, मतलब ऑनलाइन आप लोगों तक पहुंचाया गया। जितना बताया गया है क्वेश्चन सीटें सारे पढ़ लीजिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है।